पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ दूसरी लड़ाई भी जीत चुका था और अब तीसरी लड़ाई मां शाओताओ से हो रही थी। अब आगे देखेंगे। हो यूहाओ को उसके सोल रिंग्स पहचान में थे, लेकिन उसकी बॉडी पर एक अतिरिक्त ब्लड रेड नाइन्थ सोल रिंग और था। होली गोस्ट चर्च ने उसे पूरी ताकत से नर्चर किया था। उन्होंने उसे एक 100,000 ईयर सोल रिंग तक दे दिया था। हुओ यूहाओ ने अपने हाथ फैलाए और उसकी रीढ़ से एक जेड ब्लू रोशनी की तेज किरण निकली। यह उसकी आइस एम्प्रेस व्राथ थी। रेड और जेड ब्लू हवा में टकराए। यह अल्टीमेट आइस और अल्टीमेट फायर के बीच की भिड़ंत थी। एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, जैसे गर्म तेल को बर्फ और बर्फीले पानी पर गिरा दिया गया हो। बहुत बड़ी मात्रा में धुंध उठी। मां शाओताओ का फायर फिनिक्स गायब हो गया। आइस एम्प्रेस व्राथ की आखिरी शॉकवेव उससे टकराई और उसे झटका लगा। कल्टीवेशन की बात करें तो वह अब हो यूहाओ जितनी मजबूत नहीं थी। वह उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी तब थी जब उसने सी गॉड्स लेक के किनारे उस लड़के को लगभग मार ही दिया था, जब वह मैनिक रेज में थी। उसके शरीर में ठंड भरने लगी और मां शाओताओ की चेतना थोड़ी सुन्न सी हो गई। लेकिन उसके शरीर में मौजूद फीनिक्स फ्लेम्स ने तुरंत अल्टीमेट आइस की ऑरा को बाहर निकाल दिया। अल्टीमेट आइस और अल्टीमेट फायर दो बेहद एक्सट्रीम शक्तियां थीं। शुरुआत से ही वे एक दूसरे को दबाती आई थीं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह उनके मालिक की कल्टीवेशन पर निर्भर करता था। उसकी पीठ के पीछे उसकी विशाल फीनिक्स विंग्स खुली। उसने अपना तीसरा सोल स्किल सोरिंग फीनिक्स इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उसका सोरिंग फीनिक्स ज्यादा मजबूत होता गया, मां शाओताओ का शरीर और बड़ा दिखने लगा। फीनिक्स फ्लेम्स सीधे हुओ यूहाओ की ओर बढ़ी। वह उससे जमीन पर लड़ नहीं सकता था। हुओ यूहाओ ने पैरों की उंगलियों से जमीन को धक्का दिया, जैसे वह आसमान में उछलने वाला हो। लेकिन मां शाओताओ की सोच में सिर्फ असीमित किलिंग इंटेंट और जन्मजात लड़ाई की चाह थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे कहां लड़ रहे हैं। इससे पहले फेंगलिंग की मानसिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मां शाओताओ से कहीं बेहतर थी। मां शाओताओ तो इस समय पूरी तरह एक किलिंग मशीन बन चुकी थी। उसने मुंह खोलते ही एक डार्क रेड आग की किरण हुओ यूहाओ की तरफ फेंकी। यह उसका पहला सोल स्किल फीनिक्स फायरलाइन था, जो सोरिक फीनिक्स के कारण और भी शक्तिशाली हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर जलती हुई आग से धुआं छोड़ने लगा। उसके पूरे शरीर से एक ऐसी ऑरा निकली जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, बहुत विशाल और डरावनी। फिर उसने अपना दूसरा सोल स्किल फीनिक्स बैप्टिज्म छोड़ा। हो यूहाओ दो ईवल सोल मास्टर्स को पहले ही हरा चुका था। सोल पावर कल्टीवेशन के हिसाब से फेंगलिंग और वू युन दोनों ही मां शाओताओ से ऊपर थे। लेकिन हुओ यूहाओ को मां शाओताओ से लड़ते हुए ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। कारण बहुत सीधा था। मां शाओताओ इस समय पूरी तरह मैनिक थी। ऊपर से उसकी अल्टीमेट फायर को हुओ यूहाओ की अल्टीमेट आइस से डर नहीं लगता था। और सबसे बड़ी बात, हुओ यूहाओ उस पर जोर से वार करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। इन सब सीमाओं के कारण हुओ यूहाओ अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पा रहा था। स्वाभाविक रूप से उस पर दबाव बढ़ गया था। हुओ यूहाओ ने गहरी सांस ली। उसने अपना दायां हाथ उठाकर फीनिक्स फायरलाइन की तरफ बढ़ाया। उसी पल हुओ यूहाओ के आइसी वॉर गॉड्स आर्मर पर डायमंड आइस क्रिस्टल्स की एक परत उभर आई। अल्टीमेट आइस और डिवाइन आइस क्रिस्टल्स, जिनसे आइसी वॉर गॉड्स आर्मर बना था, एक दूसरे के पूरक थे। कल्टीवेशन के मामले में आइसी वॉर गॉड्स आर्मर की वजह से हुओ यूहाओ मां शाओताओ से बहुत ऊपर था। आइस एम्प्रेस पिंसर। फीनिक्स फायरलाइन रुक गई, लेकिन हुओ यूहाओ खुद हैरान रह गया, क्योंकि आइस एम्प्रेस पिंसर पर जमी डायमंड आइस क्रिस्टल्स मां शाओताओ की फीनिक्स फायरलाइन की गर्मी में पिघलने लगी थीं। यह अकल्पनीय था। दोनों की कल्टीवेशन में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद उसकी फीनिक्स फायरलाइन इतनी मजबूत कैसे थी? जैसे ही हुओ यूहाओ हैरान हुआ, मां शाओताओ फायर फीनिक्स में बदलकर उसकी ओर उड़ चुकी थी। वह अभी भी फीनिक्स स्काईविसल का उपयोग कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके दूसरा और तीसरा सोल स्किल, फीनिक्स बैप्टिज्म और सोरिंग फीनिक्स, इस बार फीनिक्स स्काईविसल को और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। हुओ यूहाओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसके शरीर से आइसी ब्लू रंग की एक लहर फैली। स्टार अनाइस आइस ऑरिजिन। यह सोल स्किल स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास से उत्पन्न हुआ था। असल में हुओ यूहाओ इस समय अपनी सबसे अच्छी हालत में नहीं था। उसकी 6 स्पिरिट्स गहरी नींद में थीं। स्पिरिट्स के बिना उसकी ताकत प्रभावित थी। वह सिर्फ वही पावर्स इस्तेमाल कर सकता था जो उसकी स्पिरिट से उसे मिली हुई थीं।
कुछ खास एबिलिटीज तो वह पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, वह प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेसेस का पूरा वर्जन इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस दोनों ही सो रही थीं। वह अल्टीमेट आइस ट्रू बॉडी भी नहीं इस्तेमाल कर सकता था। आइस एम्प्रेस की नींद के कारण वह उसकी एसेंस को नहीं जगा सकता था, और अल्टीमेट आइस ट्रू बॉडी में स्नो एम्प्रेस की शक्ति भी जरूरी थी। लेकिन फिर भी अपने अल्टीमेट मार्शल सोल की वजह से हुओ यूहाओ इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर्स में गिना जाता था। स्टार अनिस आइसी ओरिजिन के प्रभाव से उसका आइसी वॉर गॉड्स आर्मर चमकने लगा। उसने एक मुक्का मारा। यह सिर्फ एक साधारण मुक्का था, उसने कोई सोल स्किल इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उस पल ऐसा लगा जैसे हुओ यूहाओ खुद आसमान और धरती के साथ एक हो गया हो। उसके सामने खड़ी मां शाओताओ पर जैसे स्वर्ग और धरती का प्रकोप टूटने वाला हो। क्लक। मां शाओताओ की फीनिक्स फायर लाइन जबरदस्त तरीके से टूट गई और वह पीछे की ओर फेंक दी गई। उसके पूरे शरीर पर डायमंड आइस क्रिस्टल्स की एक परत जम गई। उसके हाथ में बंधी क्लास 9 डिफेंसिव टाइप सोल टूल भी तेजी से चमक उठी। साफ था कि यह हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर से उसकी रक्षा कर रही थी। जोंग लिवू ने अभी अभी फेंगलिंग के शरीर से अल्टीमेट आइस सोल पावर को हटाया ही था। यह दृश्य देखकर उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उस मुक्के में हेवन और अर्थ के प्रिंसिपल्स थे। उसे वही एहसास हुआ जो उसने अपनी मां से महसूस किया था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा मजबूत था। उसने यह एहसास लोंग शाओयाओ से भी पाया था, जो थोड़ा और गहरा था। लेकिन सबसे ज्यादा गहरा असर डीतियन ने छोड़ा था। बस फर्क इतना था कि डीतियन एक सोल बीस्ट था और वह हेवन और अर्थ के साथ पूरी तरह फ्यूज नहीं हो सकता था। पर अभी जो हुओ युहाओ ने किया था, वह सच में हेवन और अर्थ से उत्पन्न हुआ लग रहा था। उसने ज्यादा सोल पावर भी इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी मां शाओताओ भारी नुकसान में पड़ गई। हुओ युहाओ ने इस समय मां शाओताओ को आवाज देने की कोशिश भी नहीं की। वह अच्छी तरह समझ चुका था कि वह जहरीले प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित है। वह इतनी आसानी से नहीं संभलेगी। उसे बचाना होगा, और उसे बचाने का पहला कदम था उसे हराना। रोशनी चमकी और हुओ युहाओ के चेहरे पर एक दृढ़ और गंभीर भाव उभरा। उसने एक मुक्के से मां शाओताओ को पीछे धकेला और महसूस किया कि उसकी दोनों सोल कोर्स के बीच हल्की सी टक्कर बढ़ने लगी थी। उस टकराव से सोल पावर का एक भंवर बना, जिसने उसके मुक्के की ताकत और बढ़ा दी। हेवन यांग है और अर्थ यिन है। यिन और यांग हेवन और अर्थ के सिद्धांतों के अनुसार एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ, यही उसकी पिछले मुक्के की असली जड़ थी। उसकी स्पिरिचुअल और अल्टीमेट आइस सोल पावर का परफेक्ट संयोजन। अगर कुछ कम था तो वह था इमोशंस। हाँ, इमोशंस। अगर वह गॉड ऑफ इमोशंस नियन रोंगबिंग से नहीं मिला होता, तो शायद वह कभी नहीं समझ पाता कि उसके 3 अल्टीमेट हाओडोंग स्किल्स इतने मजबूत क्यों हैं। बाद में उसे समझ आया कि इसकी असली वजह यह है कि उनमें उसकी इमोशंस शामिल हैं। इमोशंस के बिना सोल स्किल्स ऐसे होते हैं जैसे उनमें सोल ही नहीं हो। सोल की ताकत ही सोल स्किल की असली शक्ति तय करती है। उसके 3 अल्टीमेट हाओडोंग स्किल्स इसलिए इतने मजबूत थे क्योंकि उनमें उसकी इमोशंस पूरी तरह डाली गई थीं। इतने ताकतवर कि वह किसी ऐसे ओपोनेंट को भी हरा सकता था जो कल्टीवेशन में उससे बहुत ज्यादा आगे हो। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, यहां तक कि उस समय से भी ज्यादा जब उसने अपनी इमोशंस को अपने सेल्फ इन्वेंटेड स्किल में शामिल नहीं किया था। इस मुक्के के साथ उसे अपने यिन यंग कॉम्प्लीमेंट ट्विन सोल कोर्स की समझ में अचानक बहुत उन्नति महसूस हुई। अचानक एक तेज फीनिक्स रोर गूंजी। आसमान में एक विशाल फायर फीनिक्स उभरा। यह फीनिक्स ट्रू बॉडी था। मां शाओताओ अपनी मैनिक हालत में डर का मतलब नहीं जानती थी। उसकी सोच में सिर्फ एक बात थी, किल। फीनिक्स ट्रू बॉडी दिखाते ही वह सीधे हुओ युहाओ की ओर झपटी। आसमान विकृत होने लगा, जैसे ऊपर एक और परत बन गई हो। धरती भी मुड़ने लगी। तापमान इतना भयानक गर्म हो गया कि पूरा बैटलफील्ड जलने लगा। आसमान में अनगिनत जलते हुए मीटियर्स बने और तेजी से हुओ युहाओ की ओर गिरे। यह मां शाओताओ का 6th सोल स्किल फीनिक्स मीटियर शावर था। इस सोल स्किल को देखकर हुओ युहाओ भावुक हो उठा। बहुत पहले मां शाओताओ ने इसी स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट जिताया था। आज भी वह साफ साफ याद कर सकता था कि उस समय मां शाओताओ कितनी ताकतवर और कितनी ऑ इंस्पायरिंग थी। इस स्किल को फिर से देखकर उसका दिल भर आया, इवन दो यह मीटियोर शावर उसी की ओर आ रहा था। बर्फीली परतें फिर उड़ने लगीं। आइस स्पाइक्स बने और आसमान में आइसी फ्लावर्स की तरह खिल उठे। स्टार अनीस ओमनी थ्रस्ट। हर स्पाइक बिल्कुल सही निशाने पर एक मीटियर से टकराया। आइस और फायर की भिड़ंत में आइस पिघल गया
और फायर कमजोर हो गया। आसमान में चमकदार रोशनियां से आतिशबाजी की तरह फैल गईं। शायद यह लड़ाई पिछले दो मुकाबलों जितनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर यह सबसे ज्यादा शानदार थी। स्टार अनाइस ओमनीथ्रस ने फीनिक्स मीटियोर शावर को रोक लिया, लेकिन फीनिक्स ट्रू बॉडी अब भी फीनिक्स स्काइपियर्स के साथ सीधे हुओ यूहाओ पर हमला कर रही थी। निश्चित तौर पर इस समय सबसे सही तरीका यह होता कि हुओ यूहाओ अपनी आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन ट्रू बॉडी इस्तेमाल करे। आइस एम्प्रेस की मदद के बिना भी वह अल्टीमेट आइस ट्रू बॉडी से मां शाओताओ को दबा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कारण बहुत साफ था, आइस और फायर दोनों ही एक्सट्रीम हैं, खासकर अल्टीमेट आइस और अल्टीमेट फायर के बीच। उसे डर था कि अगर वह इतना एक्सट्रीम पावर इस्तेमाल करेगा तो मां शाओताओ को चोट लग सकती है, और अगर ऐसा हुआ वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। अपनी मां की मौत के बाद हुओ यूहाओ का कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं बचा था। जब वह श्रेक एकेडमी आया, उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना घर मिल गया हो, और मां शाओताओ उसके लिए एक असली बड़ी बहन जैसी बन गई थी। भले ही वे साथ कम समय रहे हों, लेकिन हो यूहाओ के दिल में उसकी बहुत खास जगह थी। हो यूहाओ खुद को मां शाओताओ की हालत के लिए बहुत जिम्मेदार मान रहा था। उसे लगता था कि मां शाओताओ आज इस हालत में इसलिए पहुंची क्योंकि वह उस समय तुरंत उसे लेकर वहां से नहीं गया था। इसी वजह से वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आइसी वॉर गॉड्स आर्मर पर डायमंड जैसे आइस क्रिस्टल्स की एक परत उभर आई। यह आइस एम्प्रेस आर्मर था। उसी समय हुओ यूहाओ ने अपने हाथों को सीने के सामने जोड़ लिया। उसने स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस को अनलीश किया। उसकी 8वीं सोल रिंग चमकी। उसने आइस बेयर ब्लिजर्ड रिलीज किया। स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस और आइस बेयर ब्लिजर्ड दोनों एक साथ अनलीश हुए, और दोनों के केंद्र में हुओ यूहाओ था। इस पल वह एक ब्लिजर्ड की आंख की तरह था, बर्फ और हिम से बना एक ऐसा तूफान जो टॉर्नेडो जैसा घूमता हुआ मां शाओताओ की ओर बढ़ रहा था। ऐसा करने से उसकी ताकत ट्रू बॉडी से भी ज्यादा हो गई थी। साथ ही वह इसे और आसानी से कंट्रोल कर सकता था। वह लड़ाई को तुरंत खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऐसा करने से वह मां शाओताओ की सोल पावर में आने वाले बदलावों के अनुसार अपने हमलों को नियंत्रित कर सकता था। इसका एक ही नुकसान था, ट्रू बॉडी के मुकाबले उसकी सोल पावर बहुत तेजी से ड्रेन हो रही थी। सामान्य तौर पर सोल मास्टर्स अपने ट्रू बॉडी के इस्तेमाल के बाद कमजोर हो जाते हैं, लेकिन हुओ यूहाओ को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन डोमेन टाइप एबिलिटीज को बनाए रखने के लिए कल्टीवेशन का स्तर चाहे कितना भी हो, बहुत सोल पावर की जरूरत पड़ती ही है। मां शाओताओ का फीनिक्स ट्रू बॉडी जब आइस बेयर ब्लिजर्ड में उलझ गया तो वह मानो जंजीरों से जकड़ी जा चुकी थी। यह भयानक ब्लिजर्ड उसकी अल्टीमेट फायर को चुनौती दे रहा था, और भारी मात्रा में धुआं उठने लगा। कोई नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। जोंगलीवू का चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाक चमक दिख रही थी। हुओ यूहाओ को पता नहीं था कि जोंगलीवू ने 10 में से सिर्फ 5 लड़ाइयों की तैयारी की थी, और उन्हीं 5 में से एक में मां शाओताओ शामिल थी। अल्टीमेट आइस के खिलाफ क्या सबसे प्रभावी होता है? अल्टीमेट फायर। बस मां शाओताओ को जोंगलीवू की सूची में चौथे नंबर पर होना था, लेकिन एक नंबर आगे आना उसकी योजना को खास प्रभावित नहीं करता था। जोंगलीवू को मां शाओताओ की पृष्ठभूमि पता थी। वह श्रेक एकेडमी की टॉप स्टूडेंट रह चुकी थी और यान शाओजे की सीधी वान डिसाइपल थी। हुओ यूहाओ भी श्रेक से था, तो दोनों के बीच का रिश्ता स्वाभाविक रूप से बहुत गहरा था। इसीलिए वह उसकी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं था। जैसे ही मां शाओताओ हुओ यूहाओ की सोल पावर को एक हद तक ड्रेन कर देती, उसी पल जोंगलीवू का असली प्लान शुरू होता, हुओ यूहाओ को फंसाना। जोंगलीवू के मन में असली चिंता आइसबेयर किंग नहीं था, बल्कि हुओ यूहाओ खुद था। अल्टीमेट आइस मार्शल सोल। अगर वह ऐसे अल्टीमेट आइस मार्शल सोल वाले टाइटल डुलुओ को होली सन बना लेता, तो होली गोस्ट चर्च की ताकत ब्लू सिल्वर होली लेडी के खोने के बावजूद कई गुना बढ़ जाती। भविष्य में उसके पास 2 अल्टीमेट डुलुओ हो सकते थे, दोनों अल्टीमेट मार्शल सोल्स के साथ। फिर दुनिया में कौन उसका मुकाबला कर सकता था? सोल इंजीनियर्स भी नहीं। अल्टीमेट फायर और अल्टीमेट आइस डुलुओ की जोड़ी, बेहद डरावनी ताकत। अगर उसे ऐसा होली सन मिल जाए तो जोंगलीवू कुछ भी कुर्बान करने से नहीं हिचकता, क्योंकि ऐसा होली सन होली गोस्ट चर्च को असीमित भविष्य दे सकता था। जोंगलीवू का लक्ष्य किसी साम्राज्य का इंपीरियल एडवाइजर बनना नहीं था। वह शासक बनना चाहता था, पूरे महाद्वीप का शासक। चाहे डुलुओ कॉन्टिनेंट हो या सन मून कॉन्टिनेंट, उसका लक्ष्य था राज करना। आसमान में फायर फिनिक्स लगातार संघर्ष कर रही थी।
लेकिन आइस बेयर ब्लिजर्ड और स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस लगातार मजबूत होते जा रहे थे। हवा में गर्माहट पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह हल्की और ठंडी हवा थी। तापमान इतनी तेजी से गर्म से ठंडा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। फीनिक्स फ्लेम्स लगातार निकल रही थीं, लेकिन बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा छूते ही उनकी गर्मी कम हो जा रही थी। अचानक फायर फीनिक्स हवा में रुक गई। उसने अपने पंख पूरे फैलाए और हवा में घूमने लगी। उसके पंखों से एक चमकीला हेलो बना और लगातार गूंजती फिनिक्स कॉल्स सुनाई देने लगीं। गहरे लाल रंग की रोशनी फैलने लगी, जिसने ब्लिजर्ड को रोक दिया। फिनिक्स की रफ्तार बढ़ गई। एक पल में वह हुओ युहाओ के सामने थी। हुओ युहाओ को बस इतना समय मिला कि वह अपना दायां हाथ ऊपर उठा सके, खुद को बचाने की कोशिश में। यह मां श्याओताओ का 8वां सोल स्किल था, 9 हेवंस फीनिक्स डांस। झुलसा देने वाली फीनिक्स फ्लेम्स उसके ठीक सामने पहुंच चुकी थीं। उसी समय हुओ युहाओ की पीठ के पीछे दो चमकीली रोशनी प्रकट हुई। एक सूरज और एक चांद उभरे। सूरज सुनहरा और चांद नीला। दोनों का अजीब सा मेल हुआ और हुओ युहाओ एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर गया। फीनिक्स फ्लेम्स उसके शरीर से टकराईं, लेकिन तुरंत ही घूमने लगीं और फिर एक झटके में दूर फेंक दी गईं। स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस में भी अजीब बदलाव आने लगे। बर्फ के टुकड़े आपस में मिलकर हवा में लकीरें बनाने लगे। फिर वे एक दूसरे में उलझकर बर्फ की चेन बन गईं, जो चारों दिशाओं से फायर फिनिक्स को जकड़ने लगी। यह स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस का उन्नत संस्करण था, आइस स्नो चेन। हर चेन अल्टीमेट आइस का फ्यूजन थी। जैसे ही वे फायर फिनिक्स से टकराईं, उसने जोर से कांपना शुरू कर दिया। फिनिक्स फ्लेम्स का तापमान बहुत नीचे गिर गया। मां शाओताओ कितनी भी सोल पावर जुटा ले, उसकी आग अब हुओ युहाओ की हथेली को पार नहीं कर पा रही थी। उसकी हथेली में एक अभूतपूर्व ताकत भरी हुई थी। जितनी भी ऊर्जा उस पर टकराती, वह तुरंत उछाल दी जाती। कुछ भी उसे भेद नहीं पा रहा था। हुओ युहाओ की पीठ के पीछे चमकता सूरज और चांद और भी अधिक तेज होते जा रहे थे, यहां तक कि आसमान में असली सूर्य भी उनके सामने फीका पड़ गया। यह कैसी शक्ति थी? हर कोई हैरान था, लेकिन कोई भी इसका असली रहस्य नहीं जानता था। जोंगलिवू भी दंग था, लेकिन उसे बाकी लोगों से ज्यादा पता था। उसने इससे मिलती जुलती सन मून प्रोजेक्शन पहले डीतियन के पीछे देखी थी। बस फर्क यह था कि डीतियन की प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन ऑरा एक जैसी थी। उसे समझ नहीं आया कि हुओ युहाओ ने यह कैसी अद्भुत ताकत समझ ली है। जितनी ज्यादा हैरानी जोंगलिवू को हो रही थी, उतनी ही उसकी खुशी भी बढ़ती जा रही थी। जितना ज्यादा हुओ युहाओ शक्तिशाली होगा, होली गोस्ट चर्च का भविष्य उतना ही अच्छा होगा। वह सोच रहा था, क्या ही बेहतरीन होली सन होगा यह। चेन्स जैसे जैसे फिनिक्स को और जकड़ती गईं, उसका संघर्ष कम होता गया। मां शाओताओ की सोल पावर तेजी से गिरने लगी, क्योंकि आइस स्नो चेन ने उसे मजबूती से बांध रखा था। हुओ युहाओ ने राहत की सांस ली। उसने ट्विन सोल कोर्स की ताकत का इस्तेमाल किया था, जिससे वह मां शाओताओ को बिना चोट पहुंचाए रोक पाया। यह करना आसान नहीं था, यह बेहद कठिन था, लेकिन वह सफल हुआ। भले ही उसकी सोल पावर काफी खर्च हुई थी, लेकिन यह उसके लिए पूरी तरह से वाजिब था। उसी पल फायर फिनिक्स ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से एक पागलपन भरी चमक निकली। क्या? यह ठीक नहीं है? हुओ युहाओ चौंक गया। वह कुछ करने ही वाला था कि बहुत देर हो चुकी थी। मां शाओताओ के ट्रू बॉडी से अचानक सुनहरे लाल रंग की एक भयानक ऊर्जा बाहर फूटी। चेन्स एक झटके में टूट गईं। आग फिर से हावी हो गई और वह विस्फोटक लपटें पल भर में हुओ युहाओ को निगल गईं। हाँ, यह मां शाओताओ का 9वां सोल स्किल था, फीनिक्स निर्वाणा। फीनिक्स और उसकी बैप्टिज्म फायर मिलकर निर्वाणा और रीबर्थ को जन्म देते हैं। निर्वाणा की अवस्था में फीनिक्स अपनी सबसे मजबूत और सबसे कमजोर दोनों अवस्थाओं से गुजरता है। निर्वाणा की शुरुआत में फीनिक्स सबसे शक्तिशाली होता है। निर्वाणा के अंत में वह सबसे कमजोर होता है, लेकिन दोनों ही उसके पुनर्जन्म का मार्ग बनाते हैं। फीनिक्स निर्वाणा शाओताओ का सबसे घातक और 9वां सोल स्किल था। अगर दुश्मन नहीं मरा, तो निश्चित रूप से वह खुद मरने के करीब पहुंच जाती। निर्वाणा के बाद वह पूरे 1 महीने तक कमजोर रहती, लेकिन उसके हमले की ताकत अल्टीमेट डुलुओ के बराबर थी। भविष्य में अगर वह ट्रांसेंडेंट डुलुओ बन जाती, तो अल्टीमेट डुलुओ भी उसके इस हमले से डरते। यह जोंगलिवू के ट्रम्प कार्ड्स में से एक था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि हुओ युहाओ मां शाओताओ को मार देगा। उसे तो यह भी चिंता नहीं थी कि मां शाओताओ फीनिक्स निर्वाणा अनलीश नहीं कर पाएगी। उस स्किल के लिए उसे किसी भी तरह की तैयारी की जरूरत नहीं थी। एक विचार आते ही वह इसे चला सकती थी। कीमत सिर्फ 1 महीने की कमजोरी थी।
इसकी ताकत देखकर ही पता चलता है कि यह स्किल कितनी भयानक है। हुओ युहाओ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह उसकी फीनिक्स निर्वाणा में पूरी तरह डूब गया। पूरा आसमान सुनहरा लाल हो गया, मानो लगातार बहते हुए सुनहरे लाल बादलों ने आसमान को हिला दिया हो। श्रेक सिटी से लेकर सन मून एम्पायर के बेस तक 50 किलोमीटर की दूरी में एक भयानक हीट वेव ने सब कुछ जला दिया। यह गर्मी इतनी डरावनी थी कि हर किसी को बेचैनी और घबराहट होने लगी। तंग वुतोंग एक ही जगह खड़ी सब कुछ सुन्न होकर देख रही थी। वह हिली भी नहीं, बस उसके आंखों में गहरी बेचैनी थी। जोंग लीवू मुस्कुराया। वह बेहद खुश था। क्या हुओ युहाओ मर गया? बिल्कुल नहीं। जोंग लीवू को हुओ युहाओ पर बहुत भरोसा था। वह एक अल्टीमेट आइस वाला ट्रांसेंडेंट दुलुओ था। उसके पास कई शक्तिशाली सोल टूल्स भी थे और वह डिवाइन ब्लेड भी। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? लेकिन वह गंभीर रूप से घायल जरूर होगा। बस इतना ही उसके लिए काफी था। सुनहरी लाल आग का तूफान पूरा 1 मिनट चला, फिर धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो पहली आकृति नजर आई वह हवा में तैर रही थी। उसके शरीर के चारों ओर अजीब गोल्डन रेड रून्स घूम रहे थे। वह हवा में शांत पड़ी थी। उसके बाल खुले हुए तैर रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं, मानो बाहरी दुनिया का उससे कोई लेना देना ही न हो। हाँ, वह मां शाओ तो ही थी। इस समय वह अब फीनिक्स होली लेडी नहीं थी। वह बेहोश थी और आसमान में किसी लाल बादल की तरह तैरती हुई धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। झोंग लियू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। उसने जमीन पर अपने पैरों की उंगलियों से हल्का दबाव लिया और ऊपर छलांग लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी पल मां शाओतौ के ठीक नीचे अचानक एक काला छेद खुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में किसी ने एक दरार काट दी हो। मां शाओतौ तुरंत उस दरार में समा गई और वह दरार सील हो गई। वह पूरी तरह गायब हो गई। उसकी आभा तक नहीं बची। झोंग लियू हवा में पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह गायब हो गई। फिनिक्स होली लेडी चली गई। यह कैसी शक्ति थी? एक हल्की सी चमक उभरी और हवा में एक और आकृति दिखाई दी। वह हुओ युहाओ था। उसका आइसी वॉर गॉड्स आर्मर काफी कमजोर नजर आ रहा था। उसका गहरा नीला रंग हल्का हो गया था। इस क्लास 9 सोल टूल पर जलने के निशान भी थे। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसका वाइजर नीचे था, लेकिन उसका अल्टीमेट आइस वाला ऑरा अभी भी मौजूद था। मैं जीत गया। यह मेरी तीसरी जीत है, हुओ युहाओ ठंडी आवाज में बोला। जोंग लीवू ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में मौजूद खतरनाक चमक और भी गहरी हो गई। हुओ युहाओ, तुमने मेरी फीनिक्स होली लेडी को कहां ले गए? उसके प्लान में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। हुओ युहाओ ने कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। जोंग लीवू की आंखें और ठंडी हो गईं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुओ युहाओ को आश्चर्य हुआ कि ये 3 शब्द कहकर जोंग लीवू दोबारा जमीन पर वापस चला गया। क्या बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। जोंग लीवू के दिमाग में अगर उसका प्लान सफल हो गया और वह हुओ युहाओ को कंट्रोल कर पाया, तो क्या उसे फीनिक्स होली लेडी को वापस पाना मुश्किल होता? इसलिए वह परेशान नहीं था। उसने अपना गुस्सा दबा लिया। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसने अपने लोगों की ओर हाथ हिलाया। सन मून एम्पायर, या यूं कहें होली गोस्ट चर्च का चौथा प्रतिनिधि सामने आया। एक काला साया उछलकर सीधे हुओ युहाओ की ओर बढ़ा। इस बार होली गोस्ट चर्च ने हुओ युहाओ को कोई भी आराम का समय नहीं दिया। फीनिक्स होली लेडी हार चुकी थी और हुओ युहाओ उसे लेकर भाग गया था। लेकिन यह ठीक था। जोंग लीवू अपना असली मकसद हासिल कर चुका था। उसे पूरा भरोसा था कि पिछले हमले के बाद हुओ युहाओ चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, उसकी सोल पावर जरूर बहुत कम हो गई होगी। अगले राउंड को वह कैसे झेल पाएगा? फिर भी जोंग लीवू खुद चौथे राउंड में नहीं उतरा। वह कभी बिना यकीन के कुछ नहीं करता था, इसलिए यह राउंड अभी भी उसके आने की भूमिका भर था। जैसे ही वह काला साया करीब आया, हुओ युहाओ ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह परिचित था। हाँ, वह बहुत परिचित इंसान था। वह स्कॉर्पियन टाइगर दालुओ जांग पेंग था। जब हुओ युहाओ ने उसे पहली बार देखा था, तब जांग पेंग उसे मारने के लिए पीछा कर रहा था। उस समय हुओ युहाओ के साथ यान शाओजे और शियन लिनर थे। शियन लिनर ने जांग पेंग से लड़कर उसे रोके रखा। उसी समय हुओ युहाओ का पहली बार लोंग शाओयाओ से सामना हुआ था। वह उसे एक शर्त के जरिए दूर करने में सफल हुआ था। कुछ समय पहले हुओ युहाओ ने मू एन से जाना था कि लोंग शाओयाओ का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था, वरना वह पहली मुलाकात में ही उसे खत्म कर सकता था। अब वह पहले जैसा कमजोर नहीं था। वह एक शक्तिशाली टाइटल डुलुओ बन चुका था। जब जांग पेंग से उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी, तब जांग पेंग पहले से ही एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ था। इतने साल गुजर चुके थे।
उसकी कल्टीवेशन और बढ़ चुकी होगी। भले ही वह फेंगलिंग जितना ताकतवर न हो, लेकिन अंतर बहुत कम होगा। जांग पेंग ने एक धीमी गूंजती हुई टाइगर रोर निकाली और हुओ युहाओ के सामने आ गया। उसके पीछे एक विशाल स्कॉर्पियन टाइगर की प्रोजेक्शन उभरी। उसने तुरंत हुओ युहाओ की छाती पर वार किया। हुओ युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी चमकी। उसने जांग पेंग पर स्पिरिचुअल शॉक छोड़ा। हुओ युहाओ हमेशा अपनी मजबूत चीजों का सबसे सही इस्तेमाल करता था। इस समय भी वह वही कर रहा था। जांग पेंग का रहा और उसके शरीर से काला प्रकाश निकला। वह प्रकाश एक छोटे से काले मिरर में बदल गया जो उसके सामने चमक रहा था। हुओ युहाओ का स्पिरिचुअल शॉक उस मिरर पर लगा और तुरंत ही रिफ्रैक्ट हो गया। ओह, ये स्पिरिचुअल पावर को भी रिफ्रैक्ट कर सकता है। तभी उसने कोई स्पिरिचुअल डिफेंसिव टाइप सोल टूल नहीं खरीदा और तभी जोंगलीवू ने इसे भेजा। होली गोस्ट चर्च के पास सच में बहुत मजबूत तैयारी है, लेकिन फिर भी वह मिरर टूट गया, भले ही उसने स्पिरिचुअल शॉक को रिफ्रैक्ट किया था। जांग पेंग का शरीर हल्का कांपा, लेकिन उसका मुक्का फिर भी हुओ युहाओ तक पहुंच गया। हुओ युहाओ ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसने कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन का इस्तेमाल किया, जो टैंग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक्स में से एक था। अब वह वैसा हुओ युहाओ नहीं रहा था जो पहली बार टैंग सेक्ट में आया था। उसके इस स्किल में गहराई और ताकत दोनों झलक रही थी। जांग पेंग को एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ, जिससे उसका मुक्का एक तरफ खिसक गया। उसी समय हुओ युहाओ का दूसरा हाथ उसकी छाती पर लग गया। जांग पेंग गरजा और उसका शरीर चमकने लगा। उसका शरीर अचानक फैल गया और उसका दूसरा हाथ एक तेज चाकू की तरह सीधा होकर हुओ युहाओ की हथेली पर वार करने लगा। हुओ युहाओ का कंधा हिला। उसके बाएं हाथ की खींच और दाएं हाथ की धक्का मिलकर उसकी दोनों हथेलियां एक साथ आईं। अचानक एक भयानक वर्लपूल जैसा सोल पावर फट पड़ा। एक शक्तिशाली विनाशकारी ताकत निकली। जांग पेंग का हमला हुओ युहाओ तक पहुंचने से पहले ही वह दूर उछल गया। दर्शकों की नजर से देखें तो उनके बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन जोंगलीवू के चेहरे पर संतोष की झलक थी। हुओ युहाओ की प्रतिक्रिया से उसे पता चल गया कि उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। उसने अभी अपनी अल्टीमेट आइस भी इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब था कि फीनिक्स होली लेडी के हमले को रोकते समय उसे बहुत असर हुआ है। जैसे ही जंग पेंग पीछे गया, उसने एक जोरदार टाइगर रोर निकाली और अपनी ट्रू बॉडी खोल दी। एक विशाल स्कॉर्पियन टाइगर हवा में उभर आया। आसमान काला हो गया, काले प्रकाश की किरणें बनी और सैकड़ों काले नुकीले नीडल बनकर हो योहों की ओर गईं। यह क्या था? स्कॉर्पियन टेल नीडल। यह स्कॉर्पियन टाइगर दुलुओं की सबसे खतरनाक स्किल थी। इन नीडल्स ने हुओ युहाओ के सारे रास्ते बंद कर दिए। एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ अपनी ट्रू बॉडी के साथ ऐसा ही हमला कर सकता था। हुओ युहाओ हवा में हल्का सा लहराया और फिर उसका शरीर धुंधला हो गया। नीडल्स के पास पहुंचते ही उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गायब हो गया। कंसीलमेंट। हुओ युहाओ को गायब होते देख सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई। हुओ युहाओ की कंसीलमेंट एबिलिटीज ने उन पर सबसे ज्यादा मुसीबतें खड़ी की थीं। इन्हीं एबिलिटीज की वजह से उसने उनके एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स नष्ट किए थे। इन्हीं की वजह से उसने अकेले उनकी पूरी सेना को धमकाया था। चौथी लड़ाई में उसने आखिरकार कंसीलमेंट का इस्तेमाल किया। इससे यह पूरी तरह तय हो गया कि हवाई सोल टूल्स को नष्ट करने वाला वही था। वही। नीडल्स निकल गईं, लेकिन कुछ नहीं लगा। जब हुओ युहाओ फिर से दिखाई दिया, वह स्कॉर्पियन टाइगर दुलुओं के ऊपर था। एक सफेद चमक उसके शरीर से निकलकर सीधे जांग पेंग पर गिरी। जांग पेंग को सिर्फ हल्की चक्कर जैसा एहसास हुआ और तुरंत ही उसके शरीर में बहुत कमजोरी फैल गई। यह मास एनफीबलमेंट का अपग्रेडेड वर्जन था, सिंगुलर एनफीबलमेंट। हुओ युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को सिर्फ डायरेक्ट हमले के लिए ही नहीं, और भी कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकता था। वह छोटा मिरर ऑफेंसिव स्पिरिचुअल अटैक्स को रोक सकता था, लेकिन ऐसी ऑक्सिलियरी स्पिरिचुअल एबिलिटी के सामने बेकार था। हुओ युहाओ के स्पिरिट आइज उसे कई तरह से लड़ने की क्षमता देते थे। उसे सिर्फ सीधा हमला ही नहीं करना पड़ता था। जैसे ही वह कमजोर हुआ, जंग पेंग की आकृति चमकी और वह बहुत तेज हो गया। उसकी पसलियों से पंख निकले, जिससे वह हवा में मोड़ लेकर वापस हुओ युहाओ की ओर मुड़ा। फिर ऊपर से नीडल का हमला दोबारा शुरू हुआ, इस बार और भी बड़े क्षेत्र में। उसकी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन हुओ युहाओ से बहुत कमजोर थी। उसने पहले ही सारा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर भी वह हुओ युहाओ को खोज नहीं पाया। वह यह भी जानता था कि अपने स्पिरिचुअल पावर से उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है, इसलिए उसने हमले का इस्तेमाल किया।
शायद इसी तरह वह हुओ यूहाओ को ढूंढ ले। नीडल्स ने जैसे असर किया हो, हुओ यूहाओ ने इस बार खुद को छुपाया नहीं, लेकिन उसका शरीर धुंधला हो गया। नीडल्स उसके शरीर से टकराईं, लेकिन उसका शरीर हल्का सा लहराया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह असली नहीं है। जंग पेंग चौंक गया। अगले ही पल उसे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। सब कुछ अवास्तविक सा लगने लगा। जो लोग देख रहे थे वे देख सकते थे कि उसके सिर के ऊपर एक बड़ा व्हर्लपूल बन चुका था। यह बहुत तेजी से घूम रहा था, जैसे उसकी सोल को खींच रहा हो। यह हुओ यूहाओ का चौथा सोल स्किल था, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। हुओ यूहाओ इस स्किल की असली ताकत तभी दिखा सकता था जब उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह हावी हो। स्पिरिचुअल पावर में उसकी सबसे बड़ी बढ़त थी। वह इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? पिछले राउंड्स में उसने इसका थोड़ा इस्तेमाल किया था, लेकिन इस लड़ाई में वह पूरी तरह स्पिरिचुअल पावर पर निर्भर था। हालांकि उसकी स्पिरिट आइज मार्शल सोल के अब भी सिर्फ 8 सोल रिंग्स थे, फिर भी वह इस मार्शल सोल के सहारे दुनिया के किसी भी अल्टीमेट डुलुओ को चुनौती देने का आत्मविश्वास रखता था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।